एलॉन मस्क, गौतम अदानी और जेफ बेजोस, ये हैं 2023 में दुनिया के सबसे अमीर लोग। इनकी वर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है, पर इनकी वेल्थ इनफ नहीं है इन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए। चौंक गए? आइए कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उनकी जो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं $400 बिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ के साथ। जॉन डेविडसन रॉकफेलर। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, पर आज आपको पता चलेगा इस दुनिया के पहले बिलियनियर के बारे में। जॉन डी रॉकफेलर ने जन्म लिया था एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके फादर एक ठग थे जो लोगों को बेकार और घटिया मिक्सचर सेल करके और झूठे झूठे दावे करके पैसे कमाया करते थे। उनके घर आने जाने का भी कोई हिसाब नहीं रहता था। तो इसी सब में रॉकफेलर जानते थे कि अपने घर की जिम्मेदारी अब उन्हें खुद संभालनी पड़ेगी। तो छोटी सी उम्र से ही रॉकफेलर ने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी थी, जैसे कि पड़ोसियों की भेड़ बकरियों का ध्यान रखना, टॉफीज, कैंडीज और सब्जियां बेचना। और इन सब कामों से पैसा तो ज्यादा नहीं आता था, पर जॉन को ये काम करने बहुत अच्छे से आते थे। तो उन्होंने इससे भी थोड़ा अच्छा पैसा कमाया, सेविंग्स करी और लोगों को छोटे छोटे लोन्स देने भी शुरू कर दिए। उम्र भले ही छोटी थी, पर जॉन डी रॉकफेलर के पास था एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट। हालातों की फेरबदल में 16 साल की उम्र में जॉन को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और इसी के साथ मिली उन्हें अपनी जिंदगी की पहली फुल टाइम जॉब एज अ बुक कीपर। यहाँ उन्हें एज अ सैलरी 50 सेंट्स रोज मिलते थे और लगातार 2 साल जॉब करने के बाद भी जॉन की सैलरी नहीं बढ़ाई गई। रॉकफेलर चाहते थे कि कैसे भी करके वो $1 लाख एटलीस्ट अर्न कर पाए, पर यह टारगेट हर दिन के 50 सेंट से तो पूरा नहीं होने वाला था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली इनकी पहली फुल टाइम जॉब से इन्हें काफी फायदे हुए थे, जैसे कि एक अच्छा नेटवर्क बनना, एक अच्छी फेस वैल्यू बनी और लोग इन्हें जानने लगे थे। इन्हीं बातों का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने वेंचर के लिए कहीं से $4000 अरेंज कर लिए और उस पैसे से खुद का एक मीट एंड ग्रेन सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। और ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल रहा। स्टार्ट करने के पहले ही साल में इन्होंने $500,000 का प्रॉफिट भी कमा लिया। इन्होंने बड़ी समझदारी से इस पैसे का एक पोर्शन बिजनेस में वापस लगा दिया और कुछ पुराने उधार भी चुका दिए। अब रॉकफेलर के पास सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी था कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे। और अब था एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का मौका, जिसका नाम था ऑयल। 1859 में अमेरिका के एक स्टेट पेंसिल्वेनिया में डिस्कवर हुआ फर्स्ट अमेरिकन ऑयल वेल, और इसी के साथ शुरू हुआ पेंसिल्वेनिया ऑयल रश। जब सब लोग लगे हुए थे ऑयल एक्सट्रैक्शन में, रॉकफेलर को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आ गई थी। वो जान गए थे कि एक्चुअल पैसा एक्सट्रैक्शन में नहीं है, ऑयल रिफाइनिंग में है। तो 24 साल की उम्र में अपने इसी एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने फर्स्ट बिजनेस से कमाया हुआ पैसा लगा दिया एक ऑयल रिफाइनरी बनाने में। और इसी को स्टार्ट करते वक्त उन्हें एक शख्स मिले जिनका नाम था हेनरी फ्लैचलर। हेनरी को जॉन का आइडिया बहुत बढ़िया लगा और वो इस आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो फिर यहां से शुरुआत होती है जॉन हेनरी पार्टनरशिप, और फिर ये जॉन हेनरी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट हुई इनटू स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। और काम स्टार्ट हुआ एक स्मार्ट आइडिया पे। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने अपनी सारी नियर बाई कंपीटिंग स्मॉल स्केल रिफाइनरीज को खरीद लिया। इसी प्रोसेस में कुछ ऑयल रिफाइनरीज ने डील को एक्सेप्ट करने से मना भी किया, बट ये डूर रुकने वाला नहीं था। इन्होंने अपनी रिफाइनरीज के ऑयल को लॉस में बेचना शुरू कर दिया टू कट द क्लाइंट्स ऑफ द कंपटीशन। और जैसे जैसे कस्टमर स्टैंडर्ड ऑयल की तरफ मूव हुआ, ये स्मॉल रिफाइनरीज अपने आप आउट ऑफ बिजनेस होते चले गए। इस तरह के आइडियाज और एग्जीक्यूशन की वजह से स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी पूरी कंट्री में एक्सपैंड होती चली गई, अपने कॉम्पिटिशंस को आउट ऑफ बिजनेस करते करते जहां जहां ये अपना कॉस्ट कट कर सकते थे करते गए। जैसे जैसे उनका स्केल बढ़ता जा रहा था, उनकी नेगोशिएशन पावर भी बढ़ती चली जा रही थी। अब वो बेटर प्राइसेस रख सकते थे और हर चीज पे डिस्काउंट्स भी दे सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें मार्केट में और भी अच्छा एज मिल रहा था। इन्हीं सब के साथ रॉकफेलर का नाम कुछ सीक्रेट शेडी डील्स में भी जुड़ता जा रहा था। और इस सब के चलते हुए रॉकफेलर की ऑयल कंपनी कॉन्कर कर चुकी थी ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में 90% मार्केट। खुद को बड़ा बनाने के साथ साथ रॉकफेलर ने जो कंपीटिंग कंपनीज खरीदी थी, उन्हीं के ओनर्स को हायर कर लिया एज अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन हिज कंपनी। इसका मतलब समझते हैं आप? दिस मीन्स सब ऑयल एक्सपर्ट्स ऑफ द मार्केट वेर वर्किंग अंडर वन रूफ इन द सुपर कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल। अब रॉकफेलर ओन करते थे 20,000 ऑयल वेल्स और 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज। और एस्टिमेशंस देखें तो इन सब की वैल्यू आज की तारीख में लगभग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगी। ऐसा एम्पायर कभी बनेगा, ऐसा किसी ने कभी देखा तो दूर, सोचा भी नहीं था। बट रॉकफेलर रुकने वाले नहीं थे। अराउंड दिस टाइम दुनिया की 2 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी, ऑयल एंड रेल रोड्स। तो अब रॉकफेलर ने सोचा कि जो उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री में किया है, बस वैसा ही कुछ अब रेल रोड में भी करना है। बट एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। जैसे ही उन्होंने एक और इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट करना शुरू किया, ही स्टार्टेड टू बिकम अ पब्लिक एनिमी।
उन्हें कॉर्पोरेट ग्रीड और क्रुएलिटी का अल्टीमेट सिंबल समझा जाने लगा। रॉकफेलर की नॉन स्टॉप ग्रोथ देखकर लेजिस्लेशन पास होने लगे एंड नो वन वांटेड कि किसी भी और इंडस्ट्री में कोई मोनोपोली क्रिएट हो। एंड एक एक्सक्लूसिव एक्ट पास हुआ, द शेरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट, जिसका मोटिव था कि स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का ब्रेकडाउन हो इनटू वेरियस सब्सिडरीज। पर रॉकफेलर इसके लिए भी प्रिपेयर्ड थे। ओवर द टाइम काफी सब्सिडरीज वापस मर्ज हुई एंड दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग टुडे सच एज BP एंड शेवरॉन। रॉकफेलर ने इन कंपनीज की स्प्लिटिंग के बाद भी अपने शेयर्स इन सभी कंपनीज में लेके रखे थे, जिसकी वजह से रॉकफेलर अपने डेथ के टाइम पे भी इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। और सिर्फ यही नहीं, वो पॉसिबली पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के रिचेस्ट सेल्फ मेड मैन है। अब सवाल यह है कि हम जॉन डी रॉकफेलर के बारे में क्या सोचते हैं। एक तरफ उन्होंने ऑयल को एक बहुत ही अफोर्डेबल कमोडिटी बनाया, मासेस तक पहुंचाया, एक ऐसा बिजनेस एम्पायर क्रिएट किया जो शायद कभी मैच भी ना किया जा सकेगा। सिर्फ यही नहीं, $540 मिलियन से भी ज्यादा डोनेट किया फॉर वेरियस चैरिटेबल कॉजेज। अगर आप इस चैरिटी डेटा को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलेगा दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड फिलैंथ्रोपिस्ट एवर। पर दूसरी तरफ रॉकफेलर एक बहुत ही ग्रीडी, मतलबी और ऑपरेसिव बिजनेसमैन थे जो लोगों को बुली, एक्सटॉर्ट और एक्सप्लॉइट करते थे अपनी डोमिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए, जिसका प्रमाण है वो सारी टैक्टिक्स जो उन्होंने कंपटीशन को खत्म करने के लिए या फिर उन्हें खरीदने के लिए यूज करा था। बायोग्राफर रॉन शैनॉ का कहना है कि जॉन की अच्छाइयां उतनी ही अच्छी थी जितनी उसकी बुराइयां बुरी थी। शायद ही इस दुनिया में कोई इतना कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी होगा। पर एक बात तय है, दैट रॉकफेलर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, क्योंकि उनका फॉर्च्यून और जो इंपैक्ट उन्होंने क्रिएट किया वो शायद कभी दोहराया नहीं जा सकता। रुको, कहां जा रहे हो? अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब वक्त में थोड़ा और पीछे जाने का। किसी ऐसे शख्स के बारे में सुनते हैं जो कि शायद रॉकफेलर से भी बहुत ज्यादा अमीर थे, पर उनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। वो छुड़ गए ना? आइए जानते हैं। पर हां, एक बात समझने वाली है कि जितना हम इतिहास में पीछे जाते रहेंगे उतना वेल्थ को प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर पाना डिफिकल्ट होता जाएगा। जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तो वेल्थ को कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। हम क्लियरली बता सकते हैं एक इंसान की नेटवर्थ, उसकी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैश फ्लो को कैलकुलेट करके। पर अगर बात करनी हो कि कौन कितनी जमीनें, शहर और देशों का मालिक है तो चीजें थोड़ी धुंधली होती चली जाएंगी। आज भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फोर्ब्स की रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट से सहमत नहीं होंगे। वो नहीं मानते कि बिल गेट्स, एलॉन मस्क या फिर गौतम अदानी इस दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं। वो मानते हैं कि शायद लोग जैसे कि व्लादिमीर पुतिन इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड अलाइव। क्योंकि ये जानना, ये समझना बहुत मुश्किल है कि वो क्या क्या ओन करते हैं वो। तो अब इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखते हुए वापस चलते हैं हमारी लिस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द हिस्ट्री पे। अब बात करते हैं 14th सेंचुरी की, जहां हमें मिलेंगे मनसा मूसा। अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्टोरियंस ये माना जाता है कि मनसा इज द रिचेस्ट मैन एवर लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट। मनसा ने अफ्रीका के माली एम्पायर को रूल किया 25 सालों तक। माली एम्पायर नमक और सोने से अत्यधिक समृद्ध था। कुछ सोर्सेस का कहना यह भी है कि माली एम्पायर इस दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी था और दुनिया की आधे से ज्यादा गोल्ड सप्लाई माली एम्पायर के थ्रू ही होती थी। तो मनसा ने अपने शासन के शुरुआती कुछ साल माली एम्पायर के उन ट्रेड रूट्स को समझने और एक्सप्लोर करने में गुजारे जिनके थ्रू वो नमक और सोने को अफ्रीका और एशिया तक पहुंचाते थे। मनसा की लीडरशिप माली एम्पायर के लिए इतनी इफेक्टिव थी कि माली एम्पायर 3 गुना ग्रो हो चुका था। मनसा ने 24 से भी ज्यादा शहरों को जीत लिया था और यही नहीं, माना यह भी जाता है कि वो आज तक एक भी जंग अपनी जिंदगी में नहीं हारे। बहुत से क्षेत्रों ने माली एम्पायर को ज्वाइन करने की इच्छा भी दिखाई क्योंकि माली एम्पायर में लोगों की लाइफ क्वालिटी बहुत हाई थी। पर मनसा इस चीज के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि माली एम्पायर की एक खास जगह वर्ल्ड मैप पर बने। मनसा एक बहुत रिलीजियस आदमी थे और एक सच्चे मुसलमान थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार मक्का का हज करने का प्लान बना लिया था और साथ ही उन्होंने सोचा कि ये सही मौका है पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का। और फिर उन्होंने शुरू किया मानवता का सबसे असाधारण यात्रा। ये यात्रा थी 4000 माइल से भी ज्यादा की, जो तय की गई मनसा और उनके हजारों सैनिकों और नौकर चाकरों के द्वारा। ये सब लोग लथपथ थे सोने से और पर्शियन सिल्क से। अगर हिसाब लगाया जाए तो 60,000 से ज्यादा लोग उस समय मूसा के साथ उनकी सेना में यात्रा कर रहे थे और हर एक इंसान के पास हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स की मात्रा में सोना था। और यह मानने में कोई शक नहीं है कि इस नजारे से पूरी दुनिया का ध्यान मनसा मूसा की तरफ आकर्षित हुआ। मनसा ने पूरी यात्रा में वो सोना और धन दौलत रास्ते में मिलते गरीबों और जरूरतमंदों को भी बांटा। माना तो यह भी जाता है कि मनसा ने हर शुक्रवार को एक मस्जिद भी बनवाया था। माना जाता है कि उन्होंने अपनी इस यात्रा में इतना धन लुटा दिया कि उनकी लोकल इकोनॉमी अस्थिर हो गई थी और प्रभाव था भारी इन्फ्लेशन का।
इनमें से किसी भी क्षेत्र के पास इतना सोना नहीं था जितना मंसा ने फ्री में बांट दिया था, और इसी से हम मंसा की प्रचुर दौलत और शोहरत का अंदाजा भी लगा सकते हैं। उनके एक यात्रा पे बेहिसाब खर्चा करने से पूरे एम्पायर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था। जब मंसा फाइनली माली वापस पहुंचे अपनी इस असाधारण हज यात्रा के बाद, तो उनकी प्रजा ने तिम्बक्तु नाम की जगह को अपने साथ मिला लिया था। आते ही मंसा ने तिम्बक्तु को कॉमर्स और ट्रेड का एपिसेंटर बना लिया माली एम्पायर के लिए। अपने हज यात्रा पे मंसा ने सोना तो बहुत बांट दिया, पर बहुत सारे आर्किटेक्ट्स और स्कॉलर्स अपने साथ वो लेकर भी आए थे, जो अब उन्हें मस्जिद और स्कूल्स बनाने में मदद करने वाले थे। यही नहीं, मंसा ने अपने रीजन की सबसे पहली मेजर यूनिवर्सिटी स्थापित की, जो कि 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इनटेक कर सकती थी, और इसी के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनी उस यूनिवर्सिटी में। इस तरह के सारे निर्माण के चलते माली एम्पायर की रेपुटेशन बढ़ती चली गई, जिससे आकर्षित हुए अफ्रीका और आसपास के जगहों के टॉप स्कॉलर्स, और इसी के साथ मंसा को श्रेय दिया गया माली एम्पायर को और भी ज्यादा समृद्ध और विकास की तरफ लेकर जाने का। मंसा का सपना था माली एम्पायर को वर्ल्ड मैप तक पहुंचाने का, और अब वो पूरा भी हो गया, पर इसके रिजल्ट वैसे नहीं रहे जैसे मंसा ने सोचे थे। जब पूरी दुनिया के सामने माली एम्पायर की वेल्थ की कहानी आई, यूरोपियंस को इसमें दिखा मौका टू कनक्योर द एम्पायर एंड टेक दिस रिसोर्सेज फॉर देमसेल्व्स। पर जब तक ये होता, मंसा की मौत हो चुकी थी और उनका नाम छप चुका था एज द रिचेस्ट पर्सन एवर अलाइव। अब जहां तक बात यह है कि मंसा कितने अमीर थे, तो कुछ रिसर्चर्स एस्टिमेट लगाते हैं कि मंसा की मॉडर्न डे वेल्थ अप्रॉक्स 400 से 500 बिलियन डॉलर्स होगी। पर ध्यान रहे कि उस समय वो फॉर्च्यून जो नमक, सोने और जमीन पे बिल्ड किया गया था, उसे आज के पैसे से कंपेयर करके सही अंदाजा लगाया जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। अब जस्ट बिकॉज हिस्टोरियंस अग्री नहीं कर सकते ऑन हाउ टू कंपेयर वेल्थ, द टाइटल ऑफ द रिचेस्ट मैन एवर इज स्टिल अप फॉर अ डिबेट। तो आइए इस वीडियो को खत्म करते हैं 3 ऐसे लोगों को मेंशन करके जो स्ट्रॉन्ग दावेदार रहे हैं इस टाइटल के। एक इंसान जो इतिहास का सबसे अमीर आदमी हो सकते थे, वो है गेंगिस खान। वो भयानक मंगोल लीडर जिन्होंने 1206 से 1227 के बीच 12 मिलियन स्क्वायर माइल की जमीन जीत ली थी। ये वो रिकॉर्ड है जो इतिहास में कोई भी नहीं तोड़ पाया। जिन क्षेत्रों को उन्होंने कॉन्कर किया, उसी के साथ साथ उन्होंने उनकी सारी धन दौलत, जागीर और जमीन सब कॉन्कर कर ली थी, जिसकी कीमत आज के हिसाब से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वर्थ का क्वांटिफाइड एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल है। द अदर पर्सन इज जैकब फजर, जिन्हें जैकब फजर द रिच के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा नाम किसी को छोटी मोटी फॉर्च्यून पे तो मिलता नहीं है। अगर आप यूरोप का तब का इकोनॉमिक आउटपुट निकालोगे जब जैकब वाज अलाइव, तो यू विल नोटिस दैट ही ओन्ड 2.2% ऑफ इट। जैकब वाज दैट रिच कि वो किंग्स, एम्परर्स और रूलर्स और फाइनेंसर्स को भी फाइनेंस करते थे। फजर ने एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया जिससे उनका बहुत फायदा हुआ। उनसे पहले क्रिश्चियंस को वो परमिशन नहीं थी कि वो अपने दिए गए लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर सके, और इस एक चेंज से उन्हें बहुत फायदा हुआ। फजर की बायोग्राफी में ऑथर ने यह कहा है कि फजर के पास पैसा बनाने और अपॉर्चुनिटीज को परख पाने का वरदान था। सही अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट्स करके फजर मेड अ नेट वर्थ ऑफ मोर देन $400 बिलियन इफ इवैल्यूएटेड टुडे। अब बात करते हैं फाइनल कैंडिडेट की, सीजर अगस्टस। ये थे पहले रोमन एम्परर जिन्होंने 27 BC से 14 AD जब इनकी डेथ हुई तब तक रूल किया। टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग इनकी टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ एज ऑफ टुडे $4.6 ट्रिलियन है, क्योंकि ये पर्सनली पूरा इजिप्ट ओन करते थे। लेकिन अगर हम वक्त में पीछे चले तो इनकी एग्जैक्ट वेल्थ का भी एक एक्यूरेट अंदाजा लगाना नामुमकिन है। तो हम किसी एक इंसान के लिए तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जिन भी लोगों के नाम लिए गए हैं या जिनके बारे में आपको जानने को मिला है, इन सभी के पास बेशुमार दौलत थी, और आज के सो कॉल्ड रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड के दायरे से तो बहुत ही ज्यादा थी, एटलीस्ट फॉर नाउ। क्योंकि पीपल लाइक जेफ बेजोस एंड एलॉन मस्क आर स्टिल वर्किंग। ये अपने बिजनेस को अभी भी ग्रो कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि कब कौन सा मेजर ब्रेक थ्रू मिल जाए एंड फॉर्च्यून्स टर्न द टेबल, जैसे कि कोलोनाइजिंग मार्स। पर अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका क्या कहना है इन इनक्रेडिबली वेल्दी हिस्टोरिकल फिगर्स के लिए? मुझे पता है कुछ लोगों के लिए वेल्थ बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है और कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ्स और एक्शंस बहुत अनफेयर होंगे, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास एक्सेस है लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट का, देन योर लाइफ इज मच बेटर देन मेनी ऑफ द रिचेस्ट किंग्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो मंसा मूसा या रॉकफेलर कभी सोच भी नहीं सकते थे।